जब मैं पार्क में शौच कर रहा था तभी मेरी मुलाकात एक नशे में धुत औरत से हुई। एक खराब सोच वाला आदमी उसे परेशान कर रहा था और बिना कुछ सोचे समझे मैं दौड़कर उसके पास गया। लेकिन रुकिए, उस आदमी को भगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह औरत असल में मेरी क्लासमेट की मां थी। फिर मेरे चौंकने का फायदा उठाते हुए उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और किस कर लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं लगभग हंस ही पड़ा। अपने होठों पर उसका एहसास होते ही मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। पूरे 10 मिनट बीत जाने के बाद लियू यानरान ने मुझे छोड़ा। उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। तुम कौन हो? आंटी लियू, मैं लियू रुयान का क्लासमेट हूँ। आपने बहुत ज्यादा पी रखी है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे देखते ही देखते उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। ये सारे मर्द कमीने हैं, हर वक्त मुझे शराब पिलाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। शियाओमू, मेरे साथ थोड़े ड्रिंक्स पी लो, चलो उस बार में चलते हैं, उसने मुझे घसीटते हुए कहा। उसके चेहरे से बहते आंसू देखकर मैं समझ गया कि अगर मैं नहीं माना तो वह रोती ही रहेगी। ठीक है आंटी लियू, मैं आपके साथ 1-2 ड्रिंक पी लेता हूँ। बार के अंदर लियू यानरान मुझे एक शांत कोने में ले गई। शियाओमू, क्या तुमने कभी शराब पी है? उसे थोड़ा होश में देखकर मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी सी पी है, भला कोई लड़का ऐसा भी है जो पीना न जानता हो? रुको, आंटी तुम्हारे लिए एक गिलास बनाती है। मैं आमतौर पर सिगरेट या शराब नहीं पीता, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा, फिर गिलास लेकर होठों से लगाया। लेकिन लियू यानरान ने गिलास छीनकर पूरा ड्रिंक मेरे गले में उड़ेल दिया और गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मुझे जोर से 2-3 खांसी आई। शियाओमू, तुम्हें तो पीना भी नहीं आता, तुम कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहे ना? मैं चुप हो गया। स्कूल में मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था और कॉलेज में मुझे लियू रुयान ने अपने इशारों पर नचाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा पहला किस भी अभी अभी लियू यानरान ने ही लिया था। सच में? तुम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे? तो फिर तुम्हारे होठों पर यह लिपस्टिक कैसे लगी? उसने हाथ बढ़ाकर मेरे होठों से लिपस्टिक धीरे से पोंछ दी। आंटी तुम्हें किस करना सिखाएगी, ताकि बाद में जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बने तो तुम्हें काम आए। लियू यानरान पूरी तरह नशे में थी। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी उसने धीरे से मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा। हाथ इधर आओ, आंटी तुम्हें किस करना सिखाएगी। क्योंकि लियू यानरान ने अभी अभी मुझे एक तेज ड्रिंक पिलाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा था। मुंह भाई, आंटी तुम्हें किस करना सिखाएगी। इतना कहकर उसने मुझे होठों पर ऐसे किस किया जैसे किसी छोटे बच्चे को दुला रही हो। लियू यानरान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। अपने पति के गुजर जाने के बाद से वह अपनी भावनाओं को दबाकर जी रही थी और इस वक्त तो जैसे उसने खुद पर से पूरा कंट्रोल खो दिया था। 2-2.5 मिनट बाद उसने मुझे छोड़ा और फिर से ड्रिंक पीने लगी और मुझे भी जबरदस्ती पिलाने लगी। ये सारे कमीने बस मुझे नशे में धुत करने की फिराक में रहते हैं। मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे जैसे कॉलेज के लड़के इनसे 1000 गुना बेहतर है। मुंह भाई, आंटी ने तुम्हें जो सिखाया क्या तुम्हें याद रहेगा? जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो इसे अच्छे से ट्राई करना। 10 मिनट बाद हम होटल पहुंच गए। लियू यानरान और मैं बिस्तर पर अगल बगल लेटे हुए थे। मैं उसकी खूबसूरती के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक लियू यानरान मुड़ी और उसने मुझे फिर से किस कर लिया। पति देव। उस वक्त लियू यानरान मुझे अपना दिवंगत पति समझ रही थी और मैं भी शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। मैंने लियू यानरान की हर बात मानी। आखिर बड़ों की बात मानना ही तो अच्छी बात होती है। अगले दिन दोपहर को जब मेरी आंख खुली तो मुझे शरीर में जबरदस्त कमजोरी महसूस हो रही थी। कल जो कुछ भी हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं था। सिस्टम के अलर्ट की वजह से लियू यानरान सचमुच खतरे में पड़ गई थी। मैंने अपना सिर झटका और आज के सिस्टम इवेंट्स चेक किए। लॉटरी की दुकान पर जाओ और यह स्क्रैच टिकट स्क्रैच करो, तुम 2000 युआन जीत सकते हो। लियू यानरान 1 मिनट में जाग जाएगी, तुम्हें खूब सारा प्रोटीन लेना होगा। मैंने खुशी के मारे मुट्ठी भींच ली। 2000 युआन और ये स्क्रैच टिकट तो जैसे मेरी कमाई का जरिया ही बन गए हैं। तभी लियू यानरान ने खोई खोई नजरों से आंखें खोली और मैंने तुरंत उसे कल रात की पूरी बात समझा दी। उसे धुंधली धुंधली सी बातें याद आईं, लेकिन बार में पीने के बाद वह बेहोश हो गई थी और उसके आगे का उसे कुछ याद नहीं था। पूरी बात सुनने के बाद लियू यानरान ने बड़े शांत भाव से हाँ में सिर हिलाया। मुझे थोड़ी झिझक और शर्म महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नॉर्मल रहेगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शियाओमू, बाहर जाओ और मेरी मदद करो। आंटी कुछ दवाइयां लेकर आईं। मैंने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। वह मैंने एक बच्चे की तरह बर्ताव किया। होटल से निकलते ही मैंने सबसे पहले चाय की पत्तियां खरीदी। आधी बोतल एनर्जी ड्रिंक खत्म करने के बाद मैं सीधे मेडिकल स्टोर की तरफ चल दिया। 10 मिनट बाद मैं होटल लौट आया। आंटी लियू, मैं आपके लिए सामान ले आया हूँ। हाँ, थैंक यू। कल रात जो भी हुआ वह बस एक हादसा था, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर उसने आगे पूछा, वैसे शियाओमू, आजकल ग्रेजुएट लड़कों को नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने इतने सारे रिज्यूमे भेजे हैं पर कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। लियू यानरान खड़ी हुई और हाथ हिलाते हुए बोली, आंटी अब निकलती है, मैं आज रात तुमसे फिर बात करूंगी। चलो थोड़ी ग्रीन बबल टी भी ले लेते हैं। लियू यानरान को जाते हुए देखकर मैं सोफे पर बेजान सा बैठ गया। एक सफल और समझदार औरत ऐसी ही होती है, कितनी स्ट्रांग और सख्त इरादों वाली। अचानक मेरी नजर कूड़ेदान में पड़े कुछ पुराने कपड़ों पर पड़ी। मैं इन्हें ऐसे ही नहीं फेंक सकता था, क्या पता होटल का स्टाफ चुपके से इन्हें कहीं बेच दे। मुझे यह सब यही रोकना होगा। होटल से बाहर निकलते ही मैंने ठान लिया था कि जब लियू यानरान मुझसे दोबारा कांटेक्ट करेगी तो मुझे उससे साथ रहने के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। शाम 5 बजे एक इंटरनेट कैफे में गेम खेलते वक्त मुझे लियू यानरान का एक वॉइस मैसेज मिला। मुंह भाई, क्या तुम फ्री हो? आओ साथ में कुछ खा लेते हैं। आंटी तुम्हें लोकेशन भेज रही है। जब मैं हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैंने देखा कि लियू यानरान के बगल में एक नशे में धुत खूबसूरत औरत बैठी थी। छोटे मुंह, बैठो।
मैं तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ। ये आंटी लाई फीफी है। शंघाई में इनकी 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टीज है जिन्हें ये किराए पर देती है। हेलो मु भाई, तुम्हारी आंटी लियू ने मुझसे खास तौर पर तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है, और समझो मैं तुम्हारी मकान मालकिन भी हूँ। बोलते बोलते उसने अपना गिलास उठाया और एक घूंट और मार लिया। लियू यानरान बेबस होकर बोली, अब पीना बंद भी करो, तुम तो पूरी शराबी बन चुकी हो, हर वक्त धुत रहती हो। लाई फीफी थोड़ी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, सिर्फ शराब ही मुझे थोड़ा सुकून देती है। बोलते बोलते उसने लियू यानरान का हाथ पकड़ लिया। यानरान, सच सच बताओ, क्या यह मु भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लियू यानरान थोड़ा शर्मा गई। उसने लाई फीफी को संभाला और एक और गिलास पीते हुए बुदबुदाई, मुझे सब पता है। फिर लाई फीफी ने मुंह बनाते हुए कहा, मु भाई सच सच बताओ, क्या तुम अपनी आंटी लियू के साथ सेट हो गए हो? मैंने तो इन्हें आज तक किसी के सामने इतनी मिन्नतें करते नहीं देखा। सच सच बताओ, कल रात तुमने ऐसा क्या किया था? लियू यानरान का चेहरा तुरंत उतर गया। अगर तूने अब एक शब्द भी बकवास की ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। लियू यानरान को यूं गुस्से में आते देख लाई फीफी थोड़ी ठंडी पड़ी और फुसफुसाई, मुझे तो लगा तुम किस कर करके मेरे होंठ ही लाल कर दोगी। श्याओमू, अपनी आंटी के लिए एक गिलास शराब और डालो तो। आंटी लाई, इस तरह इतनी शराब पीना क्या आपके लिए सही है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी लाई तो ऐसी ही है, बिना पिए इसे नींद ही नहीं आती। वैसे श्याओमू, तुम चांगलोंग ग्रुप में काम क्यों नहीं कर लेते? आंटी ने तुम्हारे लिए वह बात कर ली है। इंटर्नशिप की सैलरी 5000 युआन होगी और 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उस वक्त मुझे चांगलोंग ग्रुप के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन 5000 युआन की इंटर्नशिप सैलरी सुनते ही मेरी तो बांछें खिल गईं। भले ही मेरी किस्मत चमक रही थी, फिर भी जब तक अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जाऊं तब तक संभल कर ही चलना था। ठीक है आंटी लाई और आंटी लियू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यह भी समझ आ रहा था कि लियू यानरान असल में कल रात का एहसान उतार रही थी। वैसे आंटी लाई, आप ऐसा क्यों कर रही थीं कि आप मेरी मकान मालकिन हैं? अरे मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं और आजकल तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन ही साइन होते हैं। इत्तेफाक से तुमने जिस घर का एग्रीमेंट साइन किया है वह मेरा ही है। मुझे भी आज ही पता चला कि मैं तुम्हारी मकान मालकिन हूं, जब यानरान तुम्हें मेरे पास लेकर आने का प्लान बना रही थी। यह कहते हुए लाई फीफी ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे क्या तुमने कभी वो वाले नॉवेल्स पढ़े हैं जिनकी शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसके पढ़ाई में कम नंबर आते हैं और उसकी एक हॉट मकान मालकिन होती है? मैं तो एकदम अवाक रह गया। इंटरनेट के मीम्स और जोक्स पर पढ़कर मुझे लगता था कि मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन इस मकान मालकिन से मिलने के बाद समझ आया कि मेरा ज्ञान तो अभी बच्चा है। बातों बातों में हॉटपॉट का बर्तन उबलने लगा। लियू यानरान ने बगल वाली ट्रे से मटन के टुकड़े उठाकर उबलते हुए सूप में डालने शुरू किए। अरे यानरान, तुम तो सादा वाला सूप ले रही हो, वरना क्या तुम्हारा यह छोटा बॉयफ्रेंड आज रात तीखा खाकर निपट ही जाएगा? लियू यानरान से अब सहा नहीं गया। उसने झट से लाई फीफी को एक जोर की चुटकी काट ली, थोड़ा कम बोला कर। अच्छा बाबा, ठीक है, कम बोलती हूँ, लेकिन यानरान सच सच बता, क्या तेरा इसके साथ चक्कर नहीं चल रहा? लियू यानरान का शर्म से लाल चेहरा देखकर मैंने बात संभाली। आंटी लाई, हमारे बीच सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आंटी लियू कल रात थोड़ी ज्यादा पी गई थी। किसी ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी, तो मैंने आंटी लियू को बचा लिया। अच्छा, सच में? मतलब हीरो ने मुसीबत में फंसी हसीना को बचा लिया। एक छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींच रहा है। यानरान, क्या तुम्हें इंटरनेट की वो मशहूर कहावत छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींचता है पता है? यह सुनकर लियू यानरान उलझन में पड़ गई। छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींच रहा है? यह क्या होता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंटरनेट पर ऐसी उल्टी सीधी चीजें देखना बंद करो, लेकिन जब लाई फीफी ने उसे इसका मतलब समझाया तो वह थोड़ी शर्मा गई। यह औरत भी वाकई कमाल थी, एक लड़के के सामने कुछ भी बोलने से जरा भी नहीं हिचकती थी। खाना खत्म करने के बाद मैं बिल चुकाने के लिए काउंटर की तरफ चला गया। उन दोनों ने जब मुझे बिल पे करते देखा तो लाई फीफी बोली, यह लड़का वाकई बुरा नहीं है, शुक्रगुजार होना सीखो। मुझे वापस लौटते देख लियू यानरान ने नशे में धुत लाई फीफी को उठाने में मदद की। चलो पहले तुम्हारी आंटी लाई को घर छोड़ाते हैं। लियू यानरान गाड़ी चला रही थी, मैं बगल वाली सीट पर बैठा था और लाई फीफी पीछे लेटी हुई थी। तुम्हारी आंटी लाई आमतौर पर नशे में ऐसा बर्ताव नहीं करती, शायद वह तुम्हारे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रही है। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। लियू यानरान के चेहरे को देखते हुए मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मुझे बाद में उनसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना शायद मैं अपना मौका ही गवा दूं। 20 मिनट बाद गाड़ी एक आलीशान विला के सामने रुकी। लाई फीफी को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद लियू यानरान ने आखिरकार राहत की सांस ली। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। आंटी लियू, क्या आंटी लाई यहाँ अकेली रहती है? हाँ, उनके और उनके पति के बीच क्या हुआ यह तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। विला से बाहर निकलते हुए मैंने कुछ पल के लिए लियू यानरान को पीछे से देखा। आंटी लियू, कल रात जो हुआ? अचानक कल रात का जिक्र सुनते ही भले ही वह दिल से काफी मजबूत औरत थी, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते थोड़ी असहज हो गई। कल रात जो हुआ वह बस एक हादसा था, हम दोनों ने ही जरूरत से ज्यादा पी ली थी, इसलिए उसे भूल जाओ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। मैंने सिर हिलाया, मेरे चेहरे पर एक पक्का इरादा था। आंटी लियू, मुझे आप पसंद है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वह बोली, गाड़ी में बैठो। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और अपना माथा सहलाया। तुम्हें मुझमें क्या पसंद है? हम तो बस कुछ ही बार मिले हैं, इतने कम समय में तो किसी क्लासमेट को समझना मुश्किल होता है, प्यार होना तो दूर की बात है। मुझे आपका खूबसूरत होना पसंद है, आपकी लंबी रंगत, आपका अच्छा स्वभाव और आपकी समझदारी पसंद है। मुझे आपकी ये सभी बातें पसंद है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान रह गई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बेबाकी से यह सब कह दूंगा।
तुम्हें तो बस यह ऊपरी बातें ही पसंद आ रही है। आंटी लियू, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते कि मैं आपको गहराई से जान पाता, लेकिन अगर हम साथ रहें तो मुझे आपको और करीब से जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें आंटी पसंद है, लेकिन हम दोनों के बीच 10 साल से भी ज्यादा का फर्क है। 10 साल बाद तुम 30 के होगे, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में, जबकि आंटी बूढ़ी हो रही होंगी। आंटी सिर्फ जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लेती। तुम्हारी उम्र में मेरे साथ रहना हम दोनों के लिए ही गैर जिम्मेदाराना होगा। आंटी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम अपनी जवानी इस तरह मुझ पर दांव पर लगाओ, समझ रहे हो ना? उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा इरादा और भी पक्का होता जा रहा है। आंटी लियू, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम पर यकीन है, क्योंकि तुम दिल के बहुत साफ लड़के हो। लेकिन यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, हमारे बीच कई व्यावहारिक दिक्कतें भी है। मेरी बेटी क्या सोचेगी, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? आंटी लियू, सच कहूं तो मैंने कभी दुनिया वालों की परवाह नहीं की। मुझे हमेशा लगता है कि दूसरों के हिसाब से जीना अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका देकर देखिए, ठीक है? मैं साबित कर दूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। मेरी आंखों में सच्चापन देखकर वह सीधे इनकार करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। ठीक है मु भाई, कहते हैं ना कि अगर दो लोगों का मिलना लिखा हो तो किस्मत उन्हें मिला ही देती है। अगर हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा हुआ और मुझे लगा कि तुम सच में भरोसेमंद हो, तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगी। वैसे भी शंघाई जैसे इतने बड़े शहर में दोबारा टकरा जाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही है। काफी देर हो रही है, चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। आंटी लियू, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथ होना तय है। मेरे इस भोलेपन को देखकर लियू यानरान ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी रिहायशी बिल्डिंग के सामने रुकी। लियू यानरान ने कुछ पल सोचा, फिर कुछ समझाने के इरादे से वह भी गाड़ी से बाहर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मु भाई, चांगलोंग ग्रुप में मन लगाकर काम करना। जब तुम वहां परमानेंट हो जाओगे तो तुम्हारी सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी, साथ ही सारे बेनिफिट्स और हाउसिंग फंड भी मिलेगा। अगर तुम्हारी आंटी लाइन होती तो ऐसी नौकरी मिलना नामुमकिन था। मैं समझ गया आंटी लियू, अब हम अलग हो रहे हैं, तो क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? लियू यानरान पहले तो झिझकी, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। मैं आगे बढ़ा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। लियू यानरान ने भी मेरी पीठ थपथ पाई, मानो मेरे एहसासों को महसूस कर रही हो। चलो ठीक है मु भाई, अब आंटी को निकलने दो। लियू यानरान को जाते हुए देखने के बाद मैंने खुद को संभाला और अपने किराए के कमरे की तरफ चल दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज और कल रात जो कुछ भी हुआ था, वह सब किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में एकदम साफ साफ चल रहा था। क्या यह मेरी वही फोटोग्राफिक मेमोरी है? यह एहसास होते ही मैं जल्दी से कमरे में गया ताकि इसे खुद चेक कर सकूं। कमरे के अंदर जाते ही मेरा रूममेट शांग शुनशेंग सोफे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था। रसोई में उसकी माँ झाओ शुमिन खाना बना रही थी। इस माँ बेटे के बारे में मेरी राय कभी अच्छी नहीं रही थी। अगर लियू यानरान एक सख्त और कड़क औरत थी, तो झाओ शुमिन तो पूरी तरह से झगड़ालू थी। हालांकि वह झगड़ालू थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह दिखने में काफी सुंदर और साफ सुथरी थी। पर पड़ोस की आंटी को उसने जिस तरह से बुरी तरह लताड़ा था, उसे याद करके मुझे उससे थोड़ा डर ही लगता था। रात करीब 10 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला, लेकिन लाइट जलती देखकर सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आई और मुझे देखते ही चिल्लाई, अरे ठरकी, सोफे पर बैठकर क्या ताक-झांक कर रहे हो? मैं तो पूरी तरह हैरान रह गया। सोफा तो कॉमन एरिया है, मैं वहां क्यों नहीं बैठ सकता? मैंने भी पलटकर कहा, सोफा बाथरूम के सामने है, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टॉयलेट करते हुए देख रहा था? तुम खुद तो हमेशा छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर घर में घूमती रहती हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई फितूर है? जरा होश में आकर बात करो। शोर सुनकर शांग शुनशेंग भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मु भाई, आइंदा घर में सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर मत घूमना, और अपने कमरे से निकलने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। हमने 2 कमरे किराए पर लिए हैं और तुमने सिर्फ एक। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गुस्से में हंस पड़ा। 36 डिग्री की कड़कड़ाती गर्मी में क्या पूरे कपड़े पहनकर घूमूं? तुम खुद को समझते क्या हो? यह सुनते ही शांग शुनशेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी भारी भरकम मुट्ठी उठाई और मेरी तरफ झपटा। मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैंने तुरंत दाव लगाया और उसे पटककर जमीन पर गिरा दिया। तभी झाओ शुमिन बेडरूम से दौड़ती हुई बाहर आई, मेरे बेटे को छोड़ दे। एक जोरदार झटके के साथ उस झगड़ालू औरत ने मेरी टी शर्ट फाड़ दी और मेरी छाती पर घूंसे बरसाने लगी। दर्द के मारे मैंने शांग शुनशेंग को छोड़ा और उस औरत को जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने मेरे फटे पुराने कपड़े और शांग शुनशेंग व उसकी मां के सूजे हुए चेहरे देखे तो माथा ठनक गया। वे हम सभी को पूछताछ के लिए थाने ले गए। पुलिस स्टेशन के अंदर, इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, झाओ शुमिन जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने उसकी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी की है। सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं तो बस बाथरूम का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी बात रखनी चाहिए तो देखा कि बाथरूम अंदर से बंद है, इसलिए मैं सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। लेकिन उसने मुझे देखते ही मुझ पर ताकझांक का झूठा आरोप लगा दिया। हद तो तब हो गई जब उसने मुझे इस भीषण गर्मी में पूरी आस्तीन वाली शर्ट और लंबी पैंट पहनने की सलाह दे डाली। क्या इस दुनिया में कोई अंधेरगर्दी चल रही है? सर, हमारे लिविंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप चाहे तो अभी फुटेज चेक कर सकते हैं। यह सुनकर पुलिस अफसर ने उस लड़की लियू यान की तरफ देखा। मैडम, क्या आपको पक्का यकीन है कि यह आप पर बुरी नजर रख रहा था? फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए सोच समझकर ही अपना बयान दीजिएगा। लियू यान ने खिसियाते हुए कहा, मुझे तो बस ऐसा लगा कि इसकी नीयत खराब थी, और यह थोड़ी देर पहले लिविंग रूम में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर घूम रहा था, जो मुझे बहुत अजीब और अशोभनीय लगा।
अफसर को उसकी बात पर गुस्सा भी आया और हंसी भी। कमाल करती है मैडम, बाहर 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, लोग लू से बेहाल हो रहे हैं। ऐसे मौसम में लड़का टी शर्ट और शॉर्ट्स नहीं पहनेगा तो क्या स्वेटर पहनेगा। जब पुलिस को पूरी बात समझ आ गई तो उनका रुख थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने समझाया कि चूंकि आप लोग एक ही फ्लैट में साथ रहते हैं, इसलिए आपस में बातचीत करके मामला निपटा लेना ही समझदारी है। आखिर हर किसी की अपनी कुछ न कुछ मजबूरी होती है। झाओ शुमिन अंदर ही अंदर तो बहुत कुआ रही थी, लेकिन पुलिस के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि यह फैसला एकदम सही रहा, क्योंकि सच कहूं तो मैंने भी शांग शुनशेंग को अच्छा खासा कूद दिया था। जैसे ही मैं थाने से बाहर निकलने के लिए उठा, अफसर ने मुझे रोक लिया। तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है भाई, अपने किसी बड़े को बुलाओ, उनके आने के बाद ही तुम्हें जाने दिया जाएगा। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। यह सुनते ही मैं सन रह गया और मन ही मन एक अजीब सी उदासी छा गई। इस अनजाने बड़े शहर में बिल्कुल अकेले और बेसहारा होने का दर्द क्या होता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे खुद झेला हो। थोड़ा सोचने के बाद मैंने न चाहते हुए भी आंटी लियू का फोन नंबर पुलिस वाले को थमा दिया। दूसरी तरफ लियू यानरान बिस्तर पर लेटी ही थीं और सोने ही वाली थीं कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन पुलिस स्टेशन से था। क्या आप लियू यानरान बात कर रही है? यहाँ मुभाई नाम का एक लड़का है जिसका आज किसी से झगड़ा हो गया था। उसने बताया कि शंघाई में आपके अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है। क्या आप आकर उसे ले जा सकती है? लड़का थोड़ा गर्म दिमाग का है, इसे किसी बड़े के समझाने बुझाने की जरूरत है। यह सुनते ही लियू यानरान का दिल पसीज गया। आपके अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है, यह बात सीधे उनके दिल को छू गई। अफसर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कहते हैं ना कि एक रात का साथ भी इंसान को जोड़ देता है, और यहाँ तो हमारे बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। ऐसे में मेरा ख्याल न रखना उनके लिए नामुमकिन ही था। थोड़ी ही देर में लियू यानरान पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस अफसर ने उनसे कहा, मैडम, अपने इस लड़के को थोड़ा समझाइए, छोटी मोटी बातों को शांति से सुलझाना चाहिए, यह अभी काफी छोटा है। जी अफसर साहब, मैं इसे जरूर समझाऊंगी। मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर लाते ही लियू यानरान की नजर मेरी फटी हुई टी शर्ट पर पड़ी। यह सब क्या है? कुछ नहीं, उस झगड़ालू औरत ने फाड़ दी। मैंने पूरे झगड़े की कहानी सुना दी। लियू यानरान ने माथा पकड़ लिया। आजकल के लोग भी ना हद करते हैं। खैर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आइंदा से तुम्हें इस तरह आपा नहीं खोना चाहिए। मैंने सीधे बच्चे की तरह सिर हिलाया। समझ गया आंटी लियू। सड़क के उस पार अभी भी खुला हुआ एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट देखकर लियू यानरान ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो, आंटी तुम्हें कुछ खिला लाती है। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। एक मिनट रुको, तुम्हारी यह टी शर्ट तो पूरी तरह फट चुकी है। उन्होंने अपनी गाड़ी से एक टी शर्ट निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। टी शर्ट पहनते ही मुझे उसमें से एक जानी पहचानी और भीनी भीनी सी खुशबू आई। हम दोनों ने बारबेक्यू रेस्टोरेंट में एक शांत कोना चुना और बैठ गए। लियू यानरान मेरी ढीली ढाली टी शर्ट देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। आज के बाद शायद हमारा यह सिलसिला यही थम जाता। जब गर्मागर्म बारबेक्यू टेबल पर आया तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आंटी लियू, क्या आपको अब भी लगता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक था या किस्मत? लियू यानरान ने प्यार से आंखें मटकाते हुए कहा, कैसी किस्मत? अगर आज जरा सी चूक हो जाती और तुम किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते तो मामला सीधे क्रिमिनल केस बन जाता। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, यहां तक कि सरकारी नौकरी का सपना भी हाथ से निकल जाता। छोड़िए भी आंटी, किसी के इशारों पर सरकारी नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं है, और वैसे भी मेरे दिमाग का जो हाल है, मैं ऐसी परीक्षाएं कभी पास भी नहीं कर पाऊंगा। किसी के अंदर काम करना ठीक है, पर सरकारी सिस्टम के ढांचे में ढलना मेरे लिए बना ही नहीं है। भविष्य को लेकर इतने निराश मत हो। वैसे रुयान अभी स्कूल में है। क्या वह स्कूल में काफी समझदार और अच्छे से पेश नहीं आती थी? वह तो बहुत अच्छी लड़की है। जिंदगी में कुछ ठोकरें खाने के बाद मैं भी अब कोई बेवकूफ नहीं रहा था। जाहिर है, मैं लियू यानरान के सामने उसकी बेटी लियू रुयान की बुराई नहीं कर सकता था। लेकिन जब से मुझे सिस्टम से पता चला था कि लियू रुयान असल में अंदर से कितनी गिर चुकी है, तब से मुझे उसके उस पुराने नाटक से और भी घिन आने लगी थी। मुझे उससे अपना हिसाब चुकता करना ही था। यही उस जैसी लड़की को सबक सिखाने का इकलौता तरीका था। तभी मेरी नजर लियू यानरान पर पड़ी। उसका माथा दर्द से सिकुड़ रहा था। उस वक्त उसके पेट में असनीय दर्द उठ रहा था। लगभग 30 सालों से पीरियड्स का यह दर्द उसे तड़पाता आ रहा था। उसने धीरे से अपना पेट सहलाया। आंटी लियू, क्या आपको पीरियड्स का क्रैम्प हो रहा है? लियू यानरान का दर्द और बढ़ता ही जा रहा था। क्यों न मैं अपने घर का एक पुराना देसी नुस्खा आजमाऊं, जिसे आपको थोड़ा आराम मिले। चलिए, गाड़ी में चलते हैं। हालांकि लियू यानरान की समझदारी उसे मुझसे दूरी बनाए रखने को कह रही थी, लेकिन पीरियड्स का दर्द इतना भयानक था कि उससे सहा नहीं जा रहा था। ठीक है, देखते हैं अगर इसे कुछ आराम मिलता है तो। मैं लियू यानरान को सहारा देकर गाड़ी तक लाया और दौड़कर पास की एक दुकान से हैंड वार्मर का पैकेट खरीद लाया। जब मैं गाड़ी में वापस आया तो वह दर्द से दोहरी हुई जा रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर मैं डर ही गया। आंटी लियू, पहले यह हीट पैक अपने पेट पर लगाइए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके हाथ पैर इस वक्त बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे होंगे। मैं इन्हें गर्म कर देता हूं, खास तौर पर आपके पैरों को। अरे नहीं नहीं, रहने दो। वह झिझक रही थी, लेकिन दर्द बर्दाश्त के बाहर था। लियू यानरान की खामोश मंजूरी मिलते ही मैंने धीरे से उसका मुलायम पैर अपने हाथों में उठा लिया। आंटी लियू, आपके पैर तो सच में बर्फ जैसे ठंडे हैं। मैंने अपनी टी शर्ट थोड़ी ऊपर की और उसके पैर को सेंकने के लिए अपने पेट पर रख लिया। उस बर्फीले एहसास से एक पल के लिए तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं आंटी लियू, मेरी बॉडी में बहुत गर्मी है। लियू यानरान को अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश करते देख मैंने उसे तुरंत टोका। अगर आपने अब पैर हटाया तो मेरा पेट यूं ही बेवजह ठंडा रह जाएगा। यह सुनकर लियू यानरान शांत हो गई और उसने पैर पीछे खींचना बंद कर दिया। जैसे जैसे मेरे पेट की गर्मी से उसका पैर गर्म होने लगा, उसका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा। अच्छा ठीक है श्यामू,
अब आंटी को दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आंटी तुम्हें घर छोड़ देगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग में वापस आते आते रात के 1:30 बज चुके थे। श्याओमू, घर जाओ और जल्दी सो जाओ। मुझे पता है आंटी लियू, क्या हम कभी फिर मिल पाएंगे? मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। उन्हें याद आया कि कैसे मैंने अपने पेट से उनके पैरों को गर्म किया था, और यह सोचकर उनका दिल पसीज गया। इतना प्यारा लड़का, क्या वह सच में उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगी? अब से आंटी तुम्हारी बड़ी बहन और गाइड जैसी रहेगी। जब भी आंटी को टाइम मिलेगा वह तुमसे मिलने आएगी। तुम तो जानते ही हो ना, अगर मेरी और तुम्हारी किस्मत में साथ होना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। लियू यानरान मुड़ी और चली गई। ऑडी A6 की बैकलाइट्स को ओझल होते देखते हुए मेरा दिल, मुझे निराशा नहीं हुई, भले ही मैं जानता था कि उनका दिल भी उथल पुथल से भरा हुआ था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने टाइम देखा तो सन रह गया। मैंने तुरंत लाई फीफी को फोन मिलाया। हेलो आंटी लाई। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से फोन उठा। नींद में डूबी हुई आवाज आई, कौन है? मैं हूं, मु भाई। आंटी लाई, क्या आपने आज के बारे में नहीं कहा था? 9:30 बजे कॉल करने को कहा था ताकि आप मुझे 10 बजे इंटरव्यू के लिए ले जा सकें। लाई फीफी की अलसाई आवाज आई, सच में? अरे मेरे प्यारे मुंह बच्चे, क्या यह बहुत जरूरी है? तुम्हारी आंटी लाई से उठा नहीं जा रहा, बहुत नींद आ रही है। आज दोपहर में चले। कितनी दुख की बात है, वह बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। इसी बीच शहर के बाहर एक ऑफिस बिल्डिंग में लियू यानरान काम से जुड़ी बातें समझा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा यह गलती करो। उसने हाथ में पकड़ी फाइल एग्जीक्यूटिव के मुंह पर दे मारी, जिसके बाद वह बेचारा जान बचाकर भाग निकला। ऑफिस में शांति छाते ही लियू यानरान ने धीरे से अपना पेट सहलाया। पेट पर गर्म पट्टी लगी होने के बावजूद हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसे कल देर रात की बात याद आ गई। दोपहर 1 बजे मुझे एक मैसेज मिला। फिर लाई फीफी का फोन आया। अरे मु भाई, आंटी के घर आ जाओ, आंटी तुम्हें बाद में इंटरव्यू के लिए ले जाएगी। ठीक है आंटी लाई, मैं पहुंचता हूं। जब मैं विला के अंदर पहुंचा तो देखा कि लाई फीफी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी शराब पी रही थी। आपने फिर से पीना शुरू कर दिया? हाँ नन्हे मु बाबू, क्या तुम्हें भूख लगी है? आंटी तुम्हें कुछ खिला देती है। आंटी लाई, ये सब बातें बंद कीजिए, चलिए इंटरव्यू के लिए चलते हैं। और फिर हम निकल गए। चांगलोंग ग्रुप जिस इमारत में स्थित है उसके सामने खड़े होकर मुझे और भी अच्छे से समझ आ गया कि एक अमीर औरत का हाथ सिर पर होना कितना फायदे का सौदा होता है। श्याओमू, यह चांगलोंग ग्रुप की सिर्फ एक ब्रांच है। इसका हेडक्वार्टर तो अपनी पूरी अलग बिल्डिंग में है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की पहुंच बहुत ऊपर तक है। एक बार तुम यहां टिक गए तो तुम्हारा फ्यूचर एकदम सेट है। लाई फीफी की सिफारिश के दम पर मैं देखते ही देखते चांगलोंग ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया। आधी रात को सिस्टम का मैसेज फिर से अपडेट हुआ। लियू रुयान का बॉयफ्रेंड लियू जिंगशिन अपनी मां की पहचान का फायदा उठाकर आज दोपहर तुम्हारे साथ ही ज्वाइन करेगा। वह सहकर्मियों के बीच यह अफवाह फैलाएगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के चमचे हो, ताकि कंपनी में तुम्हें नीचा दिखा सके। यह पहला मैसेज पढ़ते ही मेरा खून खौल उठा। इस नीच इंसान के साथ मैं 3 साल तक क्लासमेट रहा था और इसकी सूरत देखते ही मुझे घिन आती थी। अब कॉलेज खत्म होने के बाद भी मुझे इसी के साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आखिर लियू जिंगशिन की मां करती क्या है। लॉटरी की दुकान पर जाओ और यह स्क्रैच टिकट स्क्रैच करो, तुम 4000 युआन जीत सकते हो। आज रात जब तुम अपना खाना ऑर्डर करोगे तो शांग शुनशेंग चुपके से तुम्हारे खाने में बाल मिलाने की फिराक में है। सुबह 10:30 बजे परेशान लियू यानरान बैकाओ गार्डन में टहलने जाएगी और एक आदमी उसका पीछा करेगा। मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियू यानरान के करीब जाने का एक और मौका मेरे हाथ लग गया था। अगले दिन ऑफिस का काम निपटाकर मैं तुरंत बाहर निकल गया। जॉब का पहला ही दिन था, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम आंटी लियू तक पहुंचना था। 10:25 बजे लियू यानरान अकेली बैकाओ गार्डन पहुंची। फिलहाल के लिए आंटी लियू की नजरों से बचकर रहना ही ठीक था, वरना उन्हें मुझ पर पीछा करने का शक हो जाता। लियू यानरान काफी परेशान चल रही थी। एक तो पीरियड्स का दर्द और ऊपर से बिजनेस की झंझटें। टहलते टहलते अचानक उसके दिमाग में मेरे पेट से उसके ठंडे पैरों को सेंकने का ख्याल घूम गया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या आप मिस लियू यानरान बोल रही है? आपकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। दफा हो जाओ यहां से। तू किसे उल्लू बना रही है? लियू यानरान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कॉल काटा और नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे आए दिन इस तरह के फ्रॉड कॉल आते रहते थे, यहां तक कि उसकी अपनी बेटी भी उसे झूठ बोलने से बाज नहीं आती थी। उसकी बेटी के मुंह से न जाने कितनी झूठी बातें निकल चुकी थीं। अभी वह चल ही रही थी कि सड़क पर अचानक एक आदमी सामने आ गया। पहले तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आसपास और भी लोग टहल रहे थे, तो उसे लगा कि यह आम बात है। लेकिन कुछ मोड़ मुड़ने के बाद भी जब वह आदमी उसका पीछा करता ही रहा तो लियू यानरान थोड़ी घबरा गई और उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसे तेज चलते देख उस आदमी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। यह देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा मौका आ गया है। मैंने अनजान बनते हुए आंटी लियू को आवाज दी। वह काफी हैरान दिख रही थी, लेकिन मुझे देखते ही लियू यानरान एकदम शांत हो गई और उनकी खूबसूरत आंखों में खुशी की चमक साफ दिखने लगी। मु भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी लियू, आंटी लाई ने कल मुझे चांगलोंग इंटरनेशनल के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाई थी और आज मेरा पहला ही दिन है। फील्ड वर्क में थोड़ी छूट रहती है, तो मैं बस यही रुक गया था और अचानक आपसे मुलाकात हो गई। कितना बड़ा इत्तेफाक है ना? लियू यानरान की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। यह वाकई जरूरत से ज्यादा बड़ा संयोग था। चलो थोड़ी देर उस बेंच पर बैठते हैं। हम दोनों बेंच पर जाकर बैठ गए। लियू यानरान ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। छोटे मुंह, काम का पहला दिन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया आंटी लियू, सब कुछ नया और अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा रुककर कहा। आंटी लियू,
क्या आपको अब भी नहीं लगता कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा था? यह सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। इत्तेफाक तो है, तुम्हारे घर से यह जगह 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, फिर भी हम टकरा गए। मैं यह भांपने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह मुझे पसंद करती है, पर उन्हें भी तो अच्छे से अंदाजा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्याओमू, आंटी तुम्हारी गॉडमदर बनना चाहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? आंटी लियू, आप ऐसा क्यों सोच रही है? क्या यह अच्छा नहीं रहेगा? अगर मैं तुम्हारी गॉडमदर बन जाऊंगी तो आगे से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और इस बड़े से शंघाई शहर में तुम्हारे सिर पर किसी अपने का हाथ रहेगा, तो फिर आपकी गॉडमदर बनने के बाद क्या मैं आपके पैर गर्म कर सकूंगा? लियू यानरान ने कुछ पल सोचा और बोली, हाँ बिल्कुल, यह तो बड़ों की सेवा और सम्मान करने जैसा है। और क्या हम किस कर सकते हैं? मुंह भाई, इस तरह का मजाक मत किया करो। लियू यानरान थोड़ा झेम गई और हल्की सी चिढ़ भी गई। यह लड़का भी ना क्या क्या सोचता रहता है। अगर ऐसी बात है तो फिर रहने ही दीजिए। आखिर उस रात हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद मैं आपको अपनी गॉडमदर कैसे मान सकता हूं? यह तो मेरे लिए बहुत अजीब हो जाएगा। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो आंटी के पास बेझिझक आ सकते हो। अभी वह मुझसे आगे बात करने ही वाली थी कि तभी उनका फोन बज उठा। प्रेसिडेंट लियू, प्लीज जल्दी से ऑफिस आ जाइए, कुछ जरूरी काम है। श्याओमू, आंटी को तुरंत कंपनी निकलना होगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो और मेहनत करो। ठीक है। मैंने उन्हें गले लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। वह पहले तो झिझकी और मना करना चाही, लेकिन फिर मेरे वहां मौजूद होने से उन्हें एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने बिना किसी झिझक के मुझे खुद में समेट लिया। मैंने अपनी दोनों बाहें उनकी गर्दन में डाल दी। उस शाम काम से घर लौटने के बाद मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया। मैंने सोचा कि आज शांग शुनशेंग को खाने में उल्टी सीधी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा और सीधा उसके ऑफिस में शिकायत कर दूंगा। फिर देखता हूं कि उसकी मां, वह लड़ाकू औरत, दोबारा मेरे कपड़े फाड़ने की हिम्मत कैसे करती है। तभी लाई फीफी का फोन आया। अरे छोटे मुंह बाबू, खाना खा लिया क्या? अगर नहीं खाया तो आंटी के घर आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुझे थोड़ी झिझक हुई। आंटी लाई, मैंने तो खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो फिर आज रात आंटी के पास आ जाना, मैं तुम्हें फुट मसाज कराने ले चलूंगी। आंटी लाई, क्या आप सच कह रही है? हाँ बिल्कुल सच। हम रात 9 बजे फुट मसाज के लिए चलेंगे। मैं मसाज पार्लर की मालकिन से ही तुम्हारी मसाज करवाऊंगी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लाई फीफी से बात पक्की करने के बाद ठीक उसी वक्त डिलीवरी वाला खाना देकर चला गया। मैंने खाने का पैकेट दरवाजे के पास वाली खिड़की पर रख दिया। फिर मैं अपना फोन चालू करके बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिप गया और चुपचाप शांग शुनशेंग के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद वह पसीने में लथपथ होकर घर लौटा। लिविंग रूम की खिड़की पर खाने का पैकेट देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ब्रेज्ड पोर्क रिब्स मंगवाए। उसने इधर उधर देखा और चुपके से 2 काले घुंघराले बाल निकाले। फिर मेरे खाने के पैकेट की गांठ खोलकर वे बाल अंदर डाल दिए। मैंने यह पूरी करतूत अपने फोन के कैमरे में कैद कर ली। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीधे उसके सामने जाकर बोला, तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि यह वीडियो तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचे। शांग शुनशेंग गुस्से में चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाल बिछाने की? मैंने बिना देर किए उसे एक जोरदार लात रसीद कर दी। शोर सुनकर झाओ शुमिन भी रसोई से बाहर भागी आई। अरे यह क्या हो रहा है? तुम्हारे लाडले बेटे ने मेरे खाने में बाल मिलाए हैं। कल मैं खुद इसके ऑफिस जाकर इसके सारे कलीग्स को यह वीडियो दिखाऊंगा। इतना कहकर मैं पलटा और सीधे पुलिस को फोन मिला दिया। मुझे फोन करता देख झाओ शुमिन घबराकर अपने बेटे से बोली, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने शांग शुनशेंग को 1 दिन के लिए लॉकअप में डाल दिया। अब मैं दोबारा खाना ऑर्डर करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। श्याओमू, दरवाजा खोलो बेटा, आंटी आई है। उस तीखी आवाज को सुनकर मेरा माथा ठनका। थोड़ा सोचने के बाद मैंने दरवाजा खोल दिया। श्याओमू, आज जो कुछ भी हुआ, मेरा बेटा बस नासमझी में जिद कर बैठा था, प्लीज तुम इसे दिल पर मत लो। देखो, बात असल में यह है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए जो कुछ डिशेज बनाई थी, साथ ही गर्मागर्म बंस और दलिया, यह सब मेरी तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए है। अच्छा ठीक है, तो क्या अब आप वो वीडियो डिलीट कर देंगे? जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपने मेरी टी शर्ट फाड़ी थी, तो मुझे भी आपकी टी शर्ट फाड़ने दीजिए। झाओ शुमिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर से वह एक घरेलू और पारंपरिक महिला थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। फाड़ दो। यह सुनते ही मैंने उनकी टी शर्ट का कोना पकड़ा। एक जोरदार चरमराहट के साथ टी शर्ट में एक बड़ा चीरा लग गया, लेकिन उनकी उस पुरानी, फीकी और रफू लगी टी शर्ट को देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। झाओ शुमिन ने राहत की सांस ली। तो तुम पहले खाना खा लो, आंटी तब तक कपड़े बदल कर आती है। लगभग 10 मिनट बाद झाओ शुमिन वापस कमरे में आई। मुंह भाई, क्या अब तुम वो वीडियो डिलीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं भी इस बात को अब और लंबा नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि अगर मामला पुलिस तक जाता भी तो शांग शुनशेंग पर कोई बहुत बड़ी धारा नहीं लगती। इसलिए मैंने सीधे अपने फोन की गैलरी खोली और वीडियो डिलीट कर दिया। झाओ शुमिन ने पैनी नजर से देखते हुए कहा, रिसाइकल बिन से भी परमानेंट डिलीट करो। और क्या मैं तुम्हारी चैट हिस्ट्री चेक कर सकती हूँ? मुझे इस औरत से इतने शातिर दिमाग की उम्मीद नहीं थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। जैसे ही मैंने सारे सबूत पूरी तरह मिटा दिए, झाओ शुमिन के तेवर तुरंत बदल गए। वह टेबल से मेरे इस्तेमाल किए हुए बर्तन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी अचानक उनकी कमीज का एक बटन टूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने झट से अपने हाथ से उसे ढक लिया। क्या घूर रहे हो? अपनी माँ की उम्र की औरत को देखने में शर्म नहीं आती? कमरे में हर तरफ मोजे फैला रखे हैं। कितने बदतमीज लड़के हो, देखना एक न एक दिन जेल जरूर जाओगे। मैं तो हक्का बक्का रह गया। इस लड़ाकू औरत के रंग कितनी तेजी से बदल गए।
उनके कमरे से बाहर जाते ही लाइव फीफी का फोन आ गया। अरे नन्हे मु बाबू, आंटी बाउमिंग रोड पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी यहाँ पहुंचो। आंटी लाई, क्या आप फिर से नशे में है? हाजू, नाम की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ। मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो यही जगह है, तुम बस जल्दी आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लाइव फीफी एक शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। अरे मु बाबू, मैं यहाँ हूँ। आंटी लाई, आपकी वो मेबैक और नई गाड़ियां क्या सिर्फ दिखावे के लिए धूल खा रही है जो आप इस पर घूम रही है? मुझे तो 10 साल से अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर तुम्हें गाड़ी चलाना सीख लेना चाहिए। किसी दिन तुम मेरे ड्राइवर बन जाना। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा, रात के नाश्ते में कुछ खाना चाहोगे? मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई और मैं कुछ बोल नहीं पाया। जब भी मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तुम चुप ही हो जाते हो, उसने चुटकी लेते हुए कहा। तुम तो लियू यानरान के प्रति बड़े वफादार निकले। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी महिला से मिलवाती हूँ जो फुट मसाज पार्लर चलाती है। थोड़ी ही देर में वह मुझे एक बेहद खूबसूरत और सजे धजे फुट मसाज पार्लर में ले गई। मुझे अक्सर यहाँ फुट मसाज करवाना पसंद है। जब भी तुम्हारे पास समय हो मेरे साथ आ जाया करो। इतना कहकर उसने सामने खड़ी ऑडी की तरफ इशारा किया। यानरान, हम आ गए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि लियू यानरान भी यहाँ मौजूद होंगी। फीफी, तुम शियाओमू को अपने साथ क्यों ले आई? क्या अपनी किसी सहेली को लाना बेहतर नहीं रहता? तभी वहां काफी मेकअप किए हुए एक महिला आई। आज तुम दोनों इस हैंडसम नौजवान को साथ क्यों लाई हो? लाई फीफी ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हुए परिचय कराया। ये है मु भाई, हमारी यानरान के खास। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, छोटे मुंह, ये है यानरोंग, तुम इन्हें आंटी है कह सकते हो। इनका बेटा लियू जिंगशिन तुम्हारा क्लासमेट है। हे यानरोंग को अपने सामने देखकर मुझे सिस्टम की वह बात याद आ गई। अच्छा, तो यह जिंगशिन का क्लासमेट है। चलो पहले सब अंदर चलते हैं। प्राइवेट रूम में पहुंचकर लियू यानरान आराम से लेट गईं और थेरेपिस्ट के आने का इंतजार करने लगी। यानरोंग, आओ और हमारे शियाओमू के पैर धो दो। यह हमारे पूरे ग्रुप में अकेला सबसे छोटा लड़का है। हे यानरोंग पहले तो पैर धोने में थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मेरा लगभग 20 साल का सीधा सादा और मासूम चेहरा देखकर वह मान गई। ठीक है, मैं तुम्हारे पैर धो देती हूँ शियाओमू। थोड़ी ही देर में पैर धोने के लिए टब लाया गया। मुझे यह सब देखकर थोड़ा अजीब और संकोच महसूस हुआ। उन्होंने नीचे झुककर बड़े प्यार से कहा, शर्माओ मत, बस आराम से बैठो। मेरे पैर धोते हुए उन्होंने लियू यानरान से बात शुरू की। तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी को समझा बुझाकर पार्ट टाइम काम के लिए मना लोगी? मुझे तो मुश्किल लगता है। आजकल के लोग कम सैलरी में भी परमानेंट नौकरी ढूंढते हैं। थोड़े से पैसों के लिए कोई हर वक्त हाजिर नहीं रहेगा। तभी है यानरोंग ने एक गोरी नीली आंखों वाली विदेशी थेरेपिस्ट को आवाज दी। मिया, ये लियू यानरान है। बॉस लियू, तुम्हारी चाइनीज अब काफी अच्छी हो चुकी है। क्या तुम मेरे लिए पार्ट टाइम जर्मन ट्रांसलेटर का काम करने को तैयार हो? सैलरी की बात हम आपस में तय कर लेंगे। लियू यानरान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब भी जरूरत हो काम पर आ जाना। रोज की सैलरी 1000 युआन होगी, लेकिन तुम्हें उसी दिन आना होगा। मिया ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ कीजिए, यहाँ मेरा कमीशन महीने का 60,000 युआन से ज्यादा है, इसलिए मेरे लिए यह पार्ट टाइम काम करना फायदे का सौदा नहीं है। यह देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने झट से कहा, आंटी लियू, क्या यह पार्ट टाइम काम मैं कर सकता हूँ? तीनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। श्याओमू, अपनी आंटी से मजाक मत करो। तुम्हारा कॉलेज का सब्जेक्ट तो इससे कोसों दूर है, तुम्हें जर्मन कैसे आ सकती है? मैंने कुछ समय खुद से जर्मन सीखी है। मैं पार्ट टाइम जर्मन ट्रांसलेटर का काम आराम से कर सकता हूँ, मैंने आत्मविश्वास से कहा। आंटी लियू, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकती है। अब मुझे अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और तेज दिमाग की असली ताकत समझ आ रही थी। अगर मैं अलग अलग भाषाएं सीख लूं तो वाकई हर फील्ड में झंडे गा सकता हूं। हालांकि मेरा यह नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुझे चिमेलोंग इंटरनेशनल में मिले बेहतरीन मौके की अहमियत अच्छे से पता थी। तुम मिया से बात करके क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम्हें वाकई जर्मन आती है तो आंटी तुम्हें यह पार्ट टाइम काम जरूर दे देंगी। यह सुनकर मिया समझ गई और उसने जर्मन में बात शुरू की। मैंने भी बिना रुके उसी के लहजे में फराटेदार जर्मन में जवाब दिया, बहन मिया, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सिर्फ इसी काम में दिलचस्पी है। यह सुनकर मिया के चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी मायूसी साफ दिखी। वह मुड़कर लियू यानरान से बोली, मिस लियू, इस लड़के की जर्मन तो कमाल की है। यह तो बिल्कुल हमारे लोकल लोगों की तरह बोलता है। अगर यह आपका ट्रांसलेटर बनने को तैयार है तो यह इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। इतना कहते हुए मिया ने मेरी तरफ थम्स अप किया। छोटे भाई, तुम्हारी जर्मन वाकई बहुत जबरदस्त है। मुझे अपने वतन की याद आ गई। आगे भी कभी मिलने जरूर आना। यह देखते ही तीनों औरतों के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अरे वाह, हमारे छोटे मुबाबू, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम्हें जर्मन भी आती है। यह तो आंटी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इधर आओ, आंटी तुम्हें कुछ बढ़िया खिलाती है। मैंने लियू यानरान की तरफ मुड़कर कहा, आंटी लियू, क्या मैं आपकी कंपनी में यह पार्ट टाइम काम कर लूं? मेरी इस जॉब की टाइमिंग काफी फ्लेक्सिबल है। जब भी जरूरत होगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। मेरी उम्मीद भरी आंखों को देखकर लियू यानरान अभी भी मिया की तारीफों के असर में थी। भले ही उन्हें समझ न आया हो कि मिया और मेरे बीच क्या बात हुई, लेकिन जिस सलीके से मैंने बात की वह उन्हें बहुत पसंद आया। ठीक है, हालांकि वह मान तो गई, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह साफ तौर पर मुझसे दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन यह धागा सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। क्या सच में हम दोनों के बीच कोई ऐसी किस्मत का खेल था जिसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था? यह सोचते हुए उन्होंने लाई फीफी को घूरा। यह पियक्कड़ औरत भी ना, क्या श्याओमू इसका कोई सगा बेटा लगता है जो इसके पीछे इतनी पड़ी रहती है, और यहाँ तक कि पैर धुलवाने भी साथ ले आई। यानरोंग, क्या तुम्हें एक बेटा चाहिए? मुझे लगता है कि शियाओमू को तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा बना लेना चाहिए। हे यानरोंग, जो अब तक चुपचाप बैठी थी,
यह सुनते ही उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। यानरान और मैं मिलकर तुम्हारा मुंह नोच लेंगी, समझी ना? अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। अपनी दोनों सहेलियों को गुस्से से घूरते देख लाई फीफी तुरंत पीछे हट गई और मेरी तरफ मुड़कर बोली, छोटे मुंह बाबू, जरा एक घूंट कॉकटेल तो पियो। रहने दीजिए आंटी लाई, मैं नहीं पीना चाहता। कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। क्यों? क्या तुम्हें अपनी आंटी लाई से घिना रही है? लाई फीफी को लगा कि शायद मुझे उसके जूठे ग्लास से पीने में परहेज हो रहा है। फिर उसने बोतल के किनारे को जीभ से चाटा। लियू यानरान की आंखें चौड़ी हो गईं। लाई फीफी, जरा संभल कर रहो, बच्चे को बिगाड़ो मत। क्यों यानरान, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे लगता है तुम दोनों के बीच पक्का कुछ पक रहा है। तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारे शियाओ मुबाओ को तुमसे छीन न लूं। लियू यानरान ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया और उसकी बात अनसुनी कर दी। जल्दी से पी लो, वरना आंटी बहुत दुखी हो जाएंगी। लाई फीफी की जिद पर मैंने कॉकटेल का गिलास लिया और एक घूंट भर लिया। पता नहीं क्यों, पर उसका स्वाद काफी मीठा था। यह नजारा देखकर लियू यानरान के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, मानो किसी ने बहुत खट्टा सिरका पिला दिया हो या उनकी कोई अपनी चीज छिन गई हो, लेकिन अपने शांत और खूबसूरत चेहरे पर उन्होंने कोई भाव नहीं आने दिया। चलो शियाओ मू, फीफी, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। गाड़ी में बैठते ही लाई फीफी तुरंत सो गई। आंटी लियू, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो कभी भी बुला लेना। मेरा काम बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ठीक है शियाओ मू, आंटी तुम्हें कभी भी आवाज दे देगी। वह सोचने लगी कि कैसे मियाँ और मैं इतनी आसानी से धारा प्रवाह बातें कर रहे थे। यह उन्हें काफी हैरान कर रहा था। अभी 21 साल का भी नहीं हुआ, नहीं कोई जर्मन का स्टूडेंट रहा, फिर भी इतनी शानदार जर्मन बोल लेता है। उनके दिमाग में तुरंत यह ख्याल आया कि मुझ जैसे गरीब लड़के ने रात दिन कितनी मेहनत से पढ़ाई की होगी, और मेरे लिए उनके दिल में हमदर्दी और बढ़ गई। किराए के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचकर वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शियाओ मू, तुम्हारी आंटी लाई आमतौर पर ऐसी नहीं है। वह तो उम्रदराज आदमियों के सामने हमेशा बहुत सलीके और दूरी बनाकर पेश आती है। शायद हमारे इस दायरे में तुम ही अकेले सबसे छोटे लड़के हो, इसलिए वह तुम्हें एक बच्चे की तरह चिढ़ा रही है। उनकी बातों को दिल पर मत लेना, बस हंसी मजाक में टाल देना। जी मुझे पता है आंटी लियू, मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वह मुझे सफाई क्यों दे रही थी। साफ तौर पर उनके अंदर हल्की जलन साफ नजर आ रही थी। तो आंटी अब निकलती है। और शियाओ मू, आंटी तुम्हें अब भी अपना गॉडसन बनाना चाहती है। तुम्हारा जब मन करे तुम बता सकते हो। उनकी ऑडी A6 को ओझल होते देख मैं धीरे धीरे होश में आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच इन आंटियों के घेरे में पूरी तरह शामिल हो चुका हूँ। अपने कमरे में लौटकर मैंने कंप्यूटर खोला और दूसरी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जारी रखी। आधी रात को सिस्टम के मैसेज अपने आप अपडेट हो गए। आज रात 9:30 बजे जब लियू यानरान और लाई फीफी टहल रही होंगी तो हील्स पहनने की वजह से उनका टखना मुड़ जाएगा। बर्फ की सिकाई और मालिश से तुरंत आराम मिलेगा। पिछली बार की लड़ाई के बदले की आग में जल रही लियू यान ने आधे खुले बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिपने, तुम्हारे टॉयलेट जाते ही बाहर झपटने, तुम्हारे कपड़े फाड़ने और तुम पर छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम करने का प्लान बनाया है। चांगलोंग ग्रुप की पुडोंग ब्रांच की CEO, एक बेहद रसूखदार महिला, आज सुबह ऑफिस में मौजूद रहेंगी। निंगनान 4th रोड पर स्थित दूसरे प्राइवेट सुपरमार्केट के मालिक को तुरंत एक नए सप्लायर की तलाश होगी। स्क्रीन पर लियू यानरान का मैसेज देखकर खुशी और उत्साह से भर गया। मैंने मेज पर रखी उस गुलाबी टी-शर्ट पर एक नजर डाली और फिर सुकून से कंबल ओढ़ लिया। अगले दिन कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वांगिया मेरे पास आई। शियाओ मू, क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ दिनों से सेल्स डिपार्टमेंट में लियू जिंगशिन और लियू यिचेन तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो। यहाँ काम करने वालों का दायरा छोटा है और वो लड़कियां तो उसकी चमची बनी घूमती है, रोज पीठ पीछे तुम्हारी खिल्ली उड़ाती रहती है। उसे जो बकवास करनी है करने दो, वह अपनी घटिया हरकतों को मजाक समझता है। अरे शियाओ मू, मुझे लियू जिंगशिन की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें लियू यिचेन से जरूर सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि उसकी माँ हमारी इस ब्रांच की CEO है। मैंने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, क्या CEO कोई विदेशी महिला नहीं है? आसपास किसी को न देखकर वांगिया ने अपनी आवाज धीमी की और मुझे बैठने का इशारा किया। हाँ, वही कैथरीन। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ के एक लोकल बिजनेसमैन से शादी कर ली है और बहुत पहले ही नागरिकता ले ली थी, तो अब वह विदेशी नहीं रही। तभी अचानक पूरे ऑफिस में हाई हील्स की खटखट आवाज गूंज उठी। कैथरीन ने अंदर कदम रखा। उसका रौबदार अंदाज किसी का भी दम घोंटने के लिए काफी था। उसने कुछ नए नियम समझाए। उसकी फराटेदार चीनी भाषा में हल्का सा विदेशी लहजा साफ झलक रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद मैं आखिरकार छुट्टी करके घर लौटा। मेरे पास मेरा नया खरीदा हुआ मिनी कैमरा था और दिमाग में एक पक्की योजना। मैं सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ा। उधर बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिपी लियू यान पूरी तरह तनाव में थी। वह जानती थी कि अगर उसने यह चाल सही से चल दी तो वह मुभाई को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जैसे ही मैंने बाथरूम में कदम रखा, हमारी नजरें मिली। लियू यान ने बिना एक पल गवाए अपने ही कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और मेरी तरफ झपटी, ताकि किसी तरह मेरे फिंगरप्रिंट्स उसके शरीर और कपड़ों पर आ जाए। बचाओ, मदद करो, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह बाथरूम से बाहर भागने और फिर जबरदस्ती अंदर खींचे जाने का ऐसा नाटक कर रही थी ताकि लिविंग रूम के CCTV कैमरे में यह सब रिकॉर्ड हो जाए। लियू यान को खुद अपनी टी-शर्ट फाड़ते और मुझ पर चिपकने की कोशिश करते देख मैंने बिना देर किए उसे लात मारकर दूर धकेला। किचन में खाना बना रही झाओ शुमिन ने चीख पुकार सुनी और हाथ में बेलन ताने बाहर दौड़ी। उस भारी भरकम बेलन को देखकर मैं एक पल को चौंक गया। पागल औरत! मैं उसके वार से बचते हुए तेजी से लिविंग रूम की तरफ भागा। झाओ शुमिन झपट कर आई और उसने मुझे पीछे से दबोच लिया। कमीने, पुलिस को फोन करो। मेरी होने वाली बहू पर गंदी नजर डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक तेज चरमराहट के साथ उस झगड़ालू औरत ने मेरी टी-शर्ट के चीथड़े उड़ा दिए। मैंने दर्द से दांत भींच लिए। तभी उसके चौंकने का फायदा उठाते हुए मैंने जोरदार दाव लगाया और उसे पटककर जमीन पर गिरा दिया। हा, बुलाओ पुलिस को।
तुम्हें क्या लगता है कि मेरी छाती पर लगा यह मिनी कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए है? कैमरा लगाया? यह सुनकर लियू यान का चेहरा फट पड़ गया। तुम बहुत नीच इंसान हो, तुमने सच में कैमरा छुपा रखा था। झाओ शुमिन, जिसे मैंने जमीन पर दबा रखा था, उसे भी दाल में कुछ काला लगा। उसे समझ आ गया कि मैं उसकी होने वाली बहू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बहू ही मुझे फंसाने का गंदा खेल खेल रही थी। झाओ शुमिन भले ही तेज तर्रार और झगड़ालू थी, पर इतनी भी अंधी नहीं थी। अब पुलिस ही इस बात का फैसला करेगी। मैं तुम्हारी बहू की इस साजिश का पूरा वीडियो इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दूंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अपनी फटी हुई टी शर्ट देखकर मेरा खून खौल उठा। ऑनलाइन सेल से खरीदी गई एक और सस्ती टी शर्ट बर्बाद हो गई थी। वह कमीनी औरत मेरी तंगहाली भरी जिंदगी को और मुश्किल बनाने पर तुली थी। इस बार तो मैं पक्का पुलिस को बुलाने ही वाला था। रात 8:30 बजे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। श्याओमू, क्या आंटी अंदर आ सकती है? झाओ शुमिन की आवाज में घबराहट साफ थी। उसे डर था कि कहीं मैं सच में वीडियो इंटरनेट पर न डाल दूं। आ जाओ, मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही बेरुखी से कहा। झाओ शुमिन कमरे के अंदर आई। उसके हाथ में वही टी शर्ट थी। श्याओमू, यह वही टी शर्ट है जो मुझसे गलती से फट गई थी। आंटी ने तुम्हारे लिए इस पर सिलाई कर दी है। मुझ पर यह सब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि आपने मुझे बेलन से कैसे पीटा था। श्याओमू, आंटी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियू यान ऐसा घटिया काम करेगी। शुनशेंग और लियू यान की शादी जल्दी ही होने वाली है और इस वक्त हम कोई भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंटी तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज इस बात को यही रफादफा कर दो। मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है ना? ऐसे कैसे मान लूं? अगर आप चाहती है कि मैं इस मामले को यही दबा दूं, तो इसकी कोई न कोई कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। आप यही चाहती है ना कि आपकी बहू पर कोई आंच ना आए। यह सुनकर झाओ शुमिन की धड़कनें तेज हो गईं। श्याओमू, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कल आंटी को जैसे ही पगार मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं दिन भर का थकाहारा काम से लौटा हूं और मेरा बदन टूट रहा है। क्या आप मेरी मालिश कर सकती है? इस झगड़ालू औरत से अपने बदन की मालिश करवाने के ख्याल से ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ठीक है, झाओ शुमिन के पुराने ख्यालों के मुताबिक तो किसी गैर मर्द को छूना भी गलत था, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसने चुपचाप हामी भर दी।